व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स स्टडी सर्किल। तो आज हम लोग करने वाले एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का। देखो, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करवाया था। अब आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और क्वेश्चन, ताकि और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के साथ। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ग्रीनलैंड लिमिटेड ऑफ दिल्ली हैज अ रिटेल ब्रांच इन कानपुर। ग्रीनलैंड लिमिटेड दिल्ली का है, यानी हेड ऑफिस दिल्ली में है। उसका एक रिटेल ब्रांच हमारे कानपुर में है। सेंड ऑल द गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को जितने भी गुड्स भेजता है वो कॉस्ट में 25% प्रॉफिट लेकर के भेजता है। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उन सारे ट्रांजेक्शन के। सबसे पहला, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। देखो, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस पे। हमने बताया था कि जब आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हो अंडर द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, तो स्टॉक अकाउंट में जितने भी आइटम होते हैं वो सबके सब इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड होते हैं। तो अगर कोई भी आइटम हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पे गिवन है ना, तो सबसे पहले आप उसको इनवॉइस प्राइस पे लेकर के आओगे, देन उसको आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे गिवन है, इसको मुझे पहले इनवॉइस प्राइस पे लेके आना होगा। अब इनवॉइस प्राइस पे लाने के लिए क्या करोगे, इसमें आप प्रॉफिट्स को ऐड कर दोगे। गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट इनवॉइस प्राइस। जो गुड सेंड टू ब्रांच है इनवॉइस प्राइस पे गिवन है, इसको मुझे इनवॉइस प्राइस पे लाने की नीड नहीं है। उसके बाद लॉस इन ट्रांजिट एट इनवॉइस प्राइस। ये लॉस इन ट्रांजिट भी इनवॉइस प्राइस पे ही गिवन है। थेफ्ट एट इनवॉइस प्राइस, जो चोरी हुआ है हमारा स्टॉक, वो भी इनवॉइस प्राइस पे गिवन है। इसमें भी मुझे इनवॉइस प्राइस पे लाने की नीड्स नहीं है। लॉस इन वेट, ये एक नॉर्मल लॉस होता है और ये भी इनवॉइस प्राइस है। उसके बाद सेल्स गिवन है, ब्रांच इनडायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ये भी कॉस्ट पे गिवन है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर कॉस्ट पे गिवन है तो इसको भी कहीं ना कहीं इनवॉइस प्राइस पे लेकर के आना होगा। उसके बाद क्लेम रिसिप्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस इन ट्रांजिट, यानी जो भी हमारे ट्रांजिट में लॉस हुआ स्टॉक का, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से मुझे क्लेम भी मिल रहा है। प्रीपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच P&L अकाउंट। ये तीन अकाउंट मुझे बना के चलने हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच P&L अकाउंट। अब इसमें ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने क्यों नहीं बोला गया? तो देखो, जितने भी इंफॉर्मेशन गिवन है इन सारे इंफॉर्मेशन में डेटर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि ब्रांच जितना भी सेल करता है ना, वो सबका सब कैश सेल करता है, क्रेडिट सेल बिल्कुल भी नहीं करता। अगर क्रेडिट सेल करता तो डेटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती, बट यहाँ पे ब्रांच कभी भी क्रेडिट सेल नहीं करता है। चलो, अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या बनाना है? सबसे पहले मुझे बनाना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये मैं बना ले रहा हूं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। चलो जी, ये हो गया हमारे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। पर्टिकुलर रुपीज। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट हम लोग स्टार्ट किसके साथ करेंगे? देखो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक के साथ। तो ओपनिंग स्टॉक को आप डेबिट में दिखाते हो टू बैलेंस बीडी लिख करके, बट ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना, ये कॉस्ट प्राइस पे गिवन है। अब मुझे इसको इनवॉइस प्राइस पे लेके आना होगा। तो इनवॉइस प्राइस पे लाने के लिए क्या करना है? कॉस्ट में 25% प्रॉफिट को ऐड कर देना है। तो कॉस्ट है हमारे पास 5000 रुपीज का, और 25% इसका कितना होता है? 1250। तो आप इसको सीधा सीधा ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 6250। ये हमारा हो गया ओपनिंग स्टॉक। अब उसके बाद क्या गिवन है? गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। देखो, जब जब हेड ऑफिस गुड्स सेंड करेगा ब्रांच को, तो ब्रांच का स्टॉक क्या होगा? बढ़ेगा। तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा तो आप इसको स्टॉक अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब ब्रांच को गुड्स जो भेजे गए वो कितने के भेजे गए हैं? टोटल 20,000 रुपीज के गुड्स यहाँ पे ब्रांच को भेजे गए। ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा इसलिए हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद है लॉस इन ट्रांजिट एट इनवॉइस प्राइस 2500। अब जो लॉस इन ट्रांजिट है, इसके कारण स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ता है? स्टॉक रिड्यूस होता है। तो जिसके कारण भी स्टॉक रिड्यूस होगा उसको आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पे दिखाना है बाई लॉस इन ट्रांजिट। अब लॉस इन ट्रांजिट हमारे पास कितने का है? लॉस इन ट्रांजिट है 2500 रुपीज का, तो आप यहाँ पे 25 रिकॉर्ड कर दोगे। सीधा सीधा ये इनवॉइस प्राइस पे था।
उसके बाद थेफ्ट एट इनवॉइस प्राइस, यानी कि लॉस बाय थेफ्ट जो है ये भी इनवॉइस प्राइस पे है, तो आप इसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। लॉस बाय थेफ्ट है 1000 रुपीज का, आप 1000 रुपीज यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस इन वेट। तो लॉस इन वेट का मतलब क्या होता है, ये नॉर्मल लॉस होता है, तो लॉस इन वेट को भी आप यहीं पे रिकॉर्ड करने वाले हो, और ये है 500 रुपीज का, तो 500 आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। अब उसके बाद मुझे और क्या रिकॉर्ड करना है, सेल्स है, तो जब जब आप सेल करोगे ब्रांच का स्टॉक क्या होगा, घटेगा ना, तो ब्रांच का स्टॉक घटेगा तो आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करने वाले हो बाय सेल्स। तो सेल्स कितने के किए गए, सेल्स किए गए 25,500, 25,500 के सेल्स हो गए। उसके बाद है ब्रांच इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ब्रांच इनडायरेक्ट एक्सपेंस का स्टॉक के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो है ये भी कॉस्ट प्राइस पे ही गिवन है, तो आप इसको क्लोजिंग स्टॉक को बाय बैलेंस शीट लिख के दिखाओगे, लेकिन सबसे पहले मुझे इसे इनवॉइस प्राइस पे लेके आना होगा। तो 6000 का क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें 25% का प्रॉफिट ऐड करोगे अलग से ना, तो 6000 का 25% होता है कितना, 6000 का 25% होगा 1500, तो आप यहाँ पे 1500 रुपीज को ऐड कर दोगे। तो जब 1500 को आप ऐड करोगे तो ये 7500 रुपीज का हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे स्टॉक अकाउंट बनाना है। अब सारे आइटम जो स्टॉक अकाउंट में जाने चाहिए, देखो एक और है क्लेम रिसिप्ट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से जो मुझे क्लेम रिसिप्ट हो रहे हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम को आप स्टॉक अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे, ये कहीं और जाएगा। तो आप इस स्टॉक अकाउंट को पहले क्या करोगे, क्लोज करोगे। तो क्लोज करने पर देखो इसमें किधर का अमाउंट टोटल ज्यादा दिख रहा है, अमाउंट क्रेडिट का ही ज्यादा है। तो क्रेडिट का अमाउंट कितना आ रहा है, क्रेडिट का अमाउंट हमारे पास आ रहा है टोटल 3500, 4000, 29,000, 30,000, 37,000 टोटल आ गए। क्रेडिट में 37,000, डेबिट में भी आने चाहिए 37,000, बट डेबिट में आ कितना रहा है, डेबिट में आ रहा है 20 + 6 250, 26,250, यानी 10,750। ये हमारा जो अमाउंट शॉर्ट कर रहा है, ये अमाउंट हमारा हो जाएगा सरप्लस। अगर स्टॉक के डेबिट में अमाउंट शॉर्ट करता है तो ये हो जाता है हमारा सरप्लस। सरप्लस आ गया बैलेंसिंग फिगर में, तो ये हमारा स्टॉक अकाउंट हो गया। अब उसके साथ साथ मुझे और क्या बनाना है, इसके साथ साथ मुझे बनाने हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एज वेल एज ब्रांच P&L अकाउंट। तो देखो ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच P&L ये दोनों एक साथ साथ बनता है, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट एंड P&L अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट एंड P&L अकाउंट। चलो जी, ये हो गया हमारे ब्रांच एडजस्टमेंट एंड P&L अकाउंट के फॉर्मेट। रुपीज पर्टिकुलर, रुपीज पर्टिकुलर। हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जितने भी लोडिंग आइटम्स होते हैं सबसे पहले आप उनका जो अनलोड पार्ट होता है ना, जो प्रॉफिट्स पार्ट होता है, उसको आप रिकॉर्ड करते हो ब्रांच एडजस्टमेंट में। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की स्टॉक रिजर्व किधर बनेगी, क्रेडिट में, स्टॉक रिजर्व। अब देखो टोटल ओपनिंग स्टॉक आपके पास पहले से तो कॉस्ट पे ही था, आपने उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड किया, 1250, तो ये 1250 स्टॉक रिजर्व है हमारा। जो प्रॉफिट्स वाला पार्ट है बस उसको रिकॉर्ड करना है ब्रांच एडजस्टमेंट में। उसके बाद देखो क्लोजिंग स्टॉक की स्टॉक रिजर्व किधर बनेगी, क्लोजिंग स्टॉक की स्टॉक रिजर्व बनेगी डेबिट साइड में। तो आप डेबिट साइड में स्टॉक रिजर्व रिकॉर्ड करोगे। तो ये 6000 तो पहले से ही कॉस्ट पे था, हमने 1500 और ऐड किया प्रॉफिट, तो ये 1500 ही हमारा क्या हो गया, स्टॉक रिजर्व हो गया। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो इसका स्टॉक रिजर्व आप किधर बनाओगे, क्रेडिट में बनाओगे। तो बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच ये पहले से इनवॉइस प्राइस पे था, तो कितने का था, 20,000। अब 20,000 में प्रॉफिट इंक्लूड था 25%, तो 25 कॉस्ट का था, तो 25 डिवाइडेड बाई 125 आप कर दोगे, तो ये आ जाएगा 4,000 रुपीज का। यानी गुड्स सेंड टू ब्रांच में जो हमारा प्रॉफिट इंक्लूड था वो हमारा 4000 का था।
उसके बाद लॉस इन ट्रांजिट, लॉस बाई थेफ्ट, ये दोनों तो हमारा एबनॉर्मल लॉस है। और एबनॉर्मल लॉस तो हमने क्या बोला था कि इनका जो कॉस्ट आइटम है यानी जो कॉस्ट वाला पोर्शन है वो पीएनएल के डेबिट में जाएगा और जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है वो चला जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे दिखाओगे लॉस इन ट्रांजिट। अब लॉस इन ट्रांजिट है हमारे पास 2500 का, तो 2500 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125 करोगे तो 500 आ जाएगा। उसके बाद है लॉस बाई थेफ्ट। अब लॉस बाई थेफ्ट कितने का था? लॉस बाई थेफ्ट है 1000 रुपीज का, तो 1000 इंटू 25 अपॉन 125 करोगे 200 इसमें आ गया। तो इसमें जो प्रॉफिट वाला पोर्शन था ना वो हमने कहाँ रिकॉर्ड किया? ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में। और इसकी जो कॉस्ट वाली पोर्शन है वो कहाँ चली जाएगी? ब्रांच पीएनएल के डेबिट में। उसके बाद लॉस इन वेट है, तो जो लॉस इन वेट होता है ये हमारा नॉर्मल लॉस होता है और नॉर्मल लॉस को आप ब्रांच एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड कर देते हो। 500 का नॉर्मल लॉस है हमारे पास। उसके बाद सरप्लस आया हुआ है, तो सरप्लस का अगर ये एबनॉर्मल सरप्लस होता ना तब तो आप इसका जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है एडजस्टमेंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे और बाकी जो कॉस्ट वाला पोर्शन है वो ब्रांच पीएनएल के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। लेकिन ये नॉर्मल सरप्लस है, तो नॉर्मल सरप्लस को आप क्या करोगे? इसका पूरा का पूरा अमाउंट जो है 10750 ये आप रिकॉर्ड कर दोगे ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में। उसके बाद अब यहाँ पे जाने वाला और कुछ भी नहीं, क्योंकि एक हमारे पास एक्सपेंस है भी तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप ब्रांच पीएनएल में रिकॉर्ड करते हो। तो चलो अब आप इसको सबसे पहले क्लोज करो। यहाँ से हमारा कुछ ग्रॉस प्रॉफिट या कुछ ग्रॉस लॉस आएगा। तो देखो क्रेडिट के टोटल कितने आ रहे हैं? क्रेडिट के टोटल आ रहे हैं 10 + 4 14, 14 1 15, 15 + 16,000। अब डेबिट में भी आने चाहिए 16,000, बट डेबिट में जो बैलेंस हमारा आएगा ये हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा हमारा? तो सबसे पहले आप 16,000 में से इन सबको रिड्यूस कर दो, तो टोटल कितना आ रहा है? 2700। 2700 को माइनस करोगे 13,300 आ गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब क्या करोगे आप? इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे पीएनएल अकाउंट बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 13,300। उसके बाद यहां पे मुझे क्या रिकॉर्ड करना है? इन दोनों का जो एबनॉर्मल लॉस है इसका जो कॉस्ट वाला पोर्शन है वो पीएनएल में आ जाएगा। तो आप यहां पे दिखा दो जल्दी से लॉस इन ट्रांजिट। अब देखो टोटल जो लॉस इन ट्रांजिट था वो 2500 का था, जिसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड था? 500। तो 2500 माइनस 500 करोगे तो 2000 आ जाएगा। उसके बाद लॉस बाई थेफ्ट। अब ये लॉस बाई थेफ्ट कितना था? ये लॉस बाई थेफ्ट था हमारा 1000 का, तो 1000 में प्रॉफिट कितना था? 200। तो आप प्रॉफिट को अलग करोगे तो ये आ जाएगा 800 कॉस्ट वाला पर्सन। लॉस इन वेट तो हमने पूरा का पूरा दिखाई दिया है ब्रांच एडजस्टमेंट में। अब यहां से आप चेक करो तो ब्रांच का इनडायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आप यहाँ पे पीएनएल में रिकॉर्ड कर लोगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे पास 8,000 रुपीज का, आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला इस लॉस इन ट्रांजिट के लिए 2,000 रुपीज का, तो ये हमारे क्या हो गए? इनकम हो गए। तो इनकम को आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? पीएनएल के क्रेडिट में बाई क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी से हमारे को क्लेम कितना मिला? ये 2,000 रुपीज का मिला। तो सारे आइटम हमने यहाँ पे डेबिट में रिकॉर्ड कर दिए, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब आप इसको अगर क्लोज करोगे तो यहाँ से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल करके आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले आप क्रेडिट में जाओ तो 13 + 2 यानी 15,300 हो गए। इसके बाद 15,300 डेबिट में भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, जबकि डेबिट में आप टोटल क्या करोगे? टोटल करके आप इसमें से माइनस कर लोगे, तो टोटल जो आएगा उसको इसमें से डिडक्ट करोगे तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? यहां से आ जाएगा नेट प्रॉफिट। देखो तो टोटल आ रहा है 10,800। अब 10,800 को इसमें से माइनस करोगे तो 4,500, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने वाली है। तो आप इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करो और जितने भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, इमीडिएटली आपके डाउट्स का रिप्लाई किया जाएगा। और उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।
इंडिपेंडेंट ब्रांच। हमने डिपेंडेंट ब्रांच अभी तक पढ़ लिया, डिपेंडेंट ब्रांच के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए। अब एक नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारे पास इंडिपेंडेंट ब्रांच, जो कि मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।